प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो सत्याप्रकाश तृतीय समोल्लास के 45 भाग पर आज हम पहुंच गए हैं। पिछले 44 भाग में हमने जाना था कि किस प्रकार से माता पिता और आचार्य बच्चों पर ध्यान दें, उनको शुद्ध बोलना सिखाएं, उसके लिए उनको वर्णों का ठीक प्रकार से ज्ञान करावें और उनको उनके स्थान बताएं, जिन अक्षरों को बोला जाता है कि कैसे किस तरह से बोला जाता है, इनको ओष्ठ स्थान, जिह्वा, कंठ, तालु कहाँ लगाने हैं, ये किस तरह से शब्द का ठीक प्रकार से उच्चारण करना है, और उनको अष्टाध्यायी के सूत्रों को भी पढ़ावें, उनके बारे में भी उनको ज्ञान कराएं, और शब्दों को किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन सी धातु लगती है, क्या लगता है उसमें, तो इस प्रकार से कैसे शब्द बनते हैं, जैसे उन्होंने बताया था भाग, अध्याय, नायक, स्थावक, ये किस किस तरीके से बनते हैं, तो इनमें ह्रस्व कौन सा शब्द होता है, दीर्घ कौन सा शब्द होता है, तो ये सब जानकारी हमें बच्चों को करा देनी चाहिए, जिससे कभी कोई वो गलती ना कर पाए आगे। क्योंकि आगे का विषय, दूसरी बात, आगे का विषय जो वेदोक्त विषय है, जो संस्कृत के ग्रंथ हैं या हिंदी के भी अपने ग्रंथ हैं, उनमें भी जो शब्दावली भाषावली उनको आगे मिलेगी, उसमें कोई कठिनाई ना आवे। तो इस प्रकार से कल के हमने 44 भाग में जाना। आज हम 45वें भाग में कुछ और चीज़ें जानेंगे, तो देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती क्या बता रहे हैं। एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातु पाठ, अर्थ और 10 लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात सामान्य सूत्र, जैसे कर्मण्य अष्टाध्यायी 3-2-1 कर्म उपपद लगा हो तो धातु मात्र से अण प्रत्यय हो, जैसे कुंभकारः, पश्चात अपवाद सूत्र जैसे आत अनुपसर्गे कह, अष्टाध्यायी 3-2-3 उपसर्ग भिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आकारांत धातु से क प्रत्यय होवे, अर्थात जो बहुव्यापक जैसा कि कर्म उपपद लगा हो तो सब धातुओं से अण प्राप्त होता है, उससे विशेष अर्थात अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में से आकारांत धातु को क प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया। जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है, वैसे अपवाद के विषय में उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में मांडलिक और भूमिदारों की प्रवृत्ति होती है, वैसे मांडलिक राजा आदि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्त्र श्लोकों के बीच में अखिल शब्द, अर्थ और संबंधों की विद्या प्रतिपादित कर दी है। तो आइए इसमें से थोड़ी सी चीज़ों को हम समझ लेते हैं, बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन इसमें ये देख लेते हैं इन्होंने किस चीज़ पर और जोर दिया है। तो इन्होंने उपसर्ग की बात की, प्रत्यय की बात की, लकारों की बात की, है ना। तो इनको समझ लेते हैं। तो लकार 10 प्रकार के यहाँ पर लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि 10 प्रकार के लकारों को सिखाएं। तो ये लकार क्या है, ये हमने पढ़े थे, लट लकार, लोट लकार, है ना, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लृट लकार, ये तो 5 पढ़े थे, सभी पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ाए जाते हैं। ये तो हिंदी में भी एक छोटा सा चैप्टर होता है संस्कृत का, और जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको तो ये सारी चीज़ 10 पूरे ही लकार बताते हैं, आशीलिंग, लिट लकार, लुंग लकार, है ना। इसके भूतकाल के भी 3 हो जाते हैं, लंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार। इस प्रकार से लट लकार अर्थात वर्तमान काल के लिए जब कोई बात कहनी होती है, जैसे वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, है ना। तो ता ती ते, जैसे बोलते हैं ते तह अंत से थ आम आवाम, ये लट लकार के रूप जब हम चलाते थे तो इस प्रकार से हम पढ़ते थे। फिर लोट लकार में क्या होता है, आज्ञार्थक दी जाती है, जैसे तुम घर जाओ, तुम गृहम गच्छ, तुम घर को जाओ, तुम विद्यालय जाओ। इस प्रकार से ये जहाँ आज्ञा दी जाती है वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसी लंग लकार, लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, और भूतकाल भी 3 तरह से है, एक अनद्यतन होता है, एक हेतुमद होता है, और एक लुंग लकार होता है, ये सामान्य भूतकाल होता है। तो जैसे मैंने पढ़ा, है ना,
और हेतु में क्या होता है कि हेतु दिया जाता है, यदि पुस्तक पढ़ता तो विद्वान हो जाता है तो दोनों ही भूतकाल की बात, थोड़ा सा ये अंतर आ जाता है। मैंने पढ़ा, ये अनद्यतन है ना, मैंने पुस्तक पढ़ी। और यदि पुस्तक पढ़ता तो विद्वान हो जाता, ये हेतु दे करके कही जा रही है, लेकिन है भूतकाल की ही बात, हो जाता मतलब पहले निकल गई बात। लुंग लकार में भी ऐसे ही है, ये सामान्य ही है ये तो, कि जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, मैं घर गया, ये सारी बात आ जाती हैं। और लिट लकार भविष्य काल होता है, जैसे मैं पढ़ूंगा या विमला पुस्तक पढ़ेगी, मैं कल जाऊंगा। अब यहाँ पर भी भेद है कुछ थोड़ा थोड़ा, लिट लकार लोट लकार है ना, तो इनमें भी थोड़ा अंतर होता है। जब हम ये इन्हीं चीज़ों को जब पढ़ते हैं संस्कृत में और हिंदी के भीतर, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है कि किस तरीके से हमको वाक्य बनाने हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं पढ़ता हूँ, या मैं वह पढ़ती है, ये इतना सा ले लो आप, एकदम सीधा सरल वर्तमान का लीजिए, वह पढ़ती है, सह पठते आप लगा लोगे, है ना, और उसने पढ़ा तो क्या करोगे, अफटा, है ना, तो अपठ लगाना पड़ेगा उसमें तो इस प्रकार से इनको सीखना पड़ता है, इनके सब रूप याद करने पड़ते हैं, इन लकारों को समझना पड़ता है। तो ये जब ऐसी भाषा पढ़ते हैं, अब जो सामान्य व्यक्ति है उसको तो ये सब चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन अगर बच्चों पे हम ध्यान देंगे, अपने बच्चों को इस तरीके की पढ़ाई कराएंगे, तो उनको बहुत आसानी होगी इन ग्रंथों को पढ़ने में और समझने में। तो हमको इसको समझना चाहिए। तो ऐसी लकार की बात बताइए, 10 लकार हो गए, है ना, इनको चाहो तो लिख सकते हो, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार, लुट लकार, रिंग लकार, आशीलिंग लकार, है ना, लिट लकार। इस प्रकार से ये सब लकार हैं। भूतकाल के, भविष्य के और वर्तमान काल की क्रियापदों को लिखने के लिए ये जरूरत पड़ती है इनकी। और एक आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसको कहते हैं, मतलब उपसर्ग में क्या होता है, कुछ शब्द बनते हैं तो एकदम समीप चिपक करके शब्द बनते हैं, वो नए शब्द बन जाते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर, इसकी परिभाषा बनेगी, नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसको उपसर्ग कहा जाता है ना। जैसे एक शब्द है यश, अब इसके आगे एक शब्द जोड़ दो आप, अपयश, है ना, मान है, अपमान जोड़ दो, तो ये जो आगे जुड़ते हैं जो शब्द, उनके द्वारा जो नया शब्द बन जाता है, यश था, अब ये अपयश जुड़ गया तो बिल्कुल नया शब्द बन गया ना, उसका विपरीत बन गया बल्कि एकदम। तो उपसर्ग, ऐसे अधिकार, तो अधि लगा हुआ है इसमें, अधि उपसर्ग लगा हुआ है, अधिपति अधि उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार से देख सकते हैं, हीन, अवगुण, अवनति, ये सब लगे ना, अव लग गया तो ये अब अपसर्ग है ना। अप, अपयश, अपमान, अधि, अधिकार, अधिपति, अव, अवगुण, अवनति, ये ऐसे ऐसे उपसर्ग लग जाते हैं। अधि, अप, अव, ये उपसर्ग हैं, आगे से जो शब्द को जोड़ रहे हैं और नया शब्द बना देते हैं, अर्थ भी बदल जाता है इनका, है ना। हार, उपहार, प्रहार, आहार, विहार, संहार, और शब्द क्या था, एक हार था, हार के कितना, उपलग के, बिल्कुल उपहार बन गया। प्रहार, प्रहार बन गया। आहार, आ लग गया, आहार हो गया। बिहार में, हार में वे लग गया, बिहार हो गया। ऐसे ही हार में संग लगा दो, संहार हो जाएगा। तो ये जो हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वे तो तद्भव शब्दों में होते हैं, और जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वे तत्सम शब्दों में होते हैं। और एक होता है आगत उपसर्ग। इस प्रकार से 3 प्रकार के उपसर्गों का वर्णन मिलता है हमें। और प्रत्यय भी समझ लो। अब देखो इसमें तो क्या है, आगे लगाते हैं, आगे जोड़ करके शब्द बनाते हैं। प्रत्यय में पीछे जोड़ करके शब्द बनाते हैं। जैसे समाज जमा इक, सामाजिक, सामाजिक। सुगंध जमा इत, सुगंधित। भूल जमा अक्कड़, भुलक्कड़। मीठा जमा आस, मिठास। भला जमा आई, भलाई। इस प्रकार से ये प्रत्यय बन जाते हैं। अब ये प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय तो होते हैं। तो कृत प्रत्यय में क्या होता है, जैसे लेखक है ना, कोई राइटर हो गया, लेखक हो गया। और तद्धित प्रत्यय में क्या होता है कि जो शब्द ऐसे होते हैं जिनसे विशेषता का पता लगता है कि वो व्यक्ति कैसा है ना, उस क्या कैसा कैसा काम करता है, वो उसके भीतर कौन से गुण हैं, गुणों को दर्शाते हैं तद्धित प्रत्यय में। मानवता, भलाई, है ना, तो ता लगा है, आई लगी है, इसमें पीछे के शब्द जुड़े हैं और एक अच्छे शब्द का ऐसा निर्माण कर रहे हैं जिससे पता लग रहा है ये व्यक्ति कैसा है, क्या काम करता है, ये इसके भीतर कितनी मानवता है, कितनी भलाई है, कुछ इस तरीके के शब्द लग जाएंगे। और कृत प्रत्यय जो होता है वो सामान्य होता है, जैसे लेखक है ना, कोई कवि है,
इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनमें ये कृत प्रत्यय लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अब हमने क्या जाना, उपसर्ग जाना, प्रत्यय जाने और लकार जाने। और जो प्रत्यय होते हैं ना, इनमें भी भेद होते हैं। जैसे कर्ता, कर्तुवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक कृत प्रत्यय में भी होते हैं और तद्धित प्रत्यय में भी होते हैं। दोनों में भी कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्ण इन सब के साथ साथ जुड़ते चली जाते हैं। उसी तरीके की जैसी चीज़ देखनी पड़ती है कि कहाँ वो शब्द लगना है। तो बस तो आपने क्या इसमें से ध्यान रखना है, जो आगे लग जुड़ते हैं शब्द, जिनसे नए शब्द बने वो उपसर्ग होते हैं, जो पीछे जुड़ते हैं है ना, उनसे शब्द बन जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं। ऐसे ही लकार हैं, 10 प्रकार के लकार होते हैं। तो आज हमने अब ये 3 चीज़ें सीख ली, लकार सीख लिए, उपसर्ग सीख लिए और प्रत्यय सीख लिए। तो इनका जिक्र इसके भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी भाषा में किया है। इसको भी जब पढ़ेंगे, पूरी तरीके से इसका गहन अध्ययन करेंगे, तो इसको और अच्छे से खोल करके समझा जा सकता है। तो आगे देख लेंगे इसको, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। और तो आज के भाग में इतना ही रखते हैं, फिर अगली बार दूसरा भाग ले लेंगे। थोड़ा सा विषय और है इसमें, अभी व्याकरण संबंधी महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं आगे की भाषावली। ठीक है, तो आज बस इतना ही समझ लें, क्योंकि ये वास्तव में ये शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, तो उनको ये बोध होना चाहिए, लकार क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या क्या लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे सीखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।